मैं डॉक्टर के आर जाटवर, शासकीय ईबी पीजी महाविद्यालय कोरबा। मेरा विषय है शोध प्रणाली में सामग्री संसाधन एवं विश्लेषण। सबसे पहले जानते हैं कि शोध क्या है। शोध का अर्थ होता है अनुसंधान करना, खोज करना, अन्वेषण करना, अनुशीलन करना या किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान जो सत्य की खोज करता हो, निकटता से करता हो, शोध कहलाता है। जिस प्रकार जौहरी रत्नों की खान से उत्तम और उपयोगी रत्न प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार शोध से नए ज्ञान की प्राप्ति होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि शोध के उद्देश्य क्या है। जो शोधार्थी शोध करता है उसका उद्देश्य क्या रहता है। सबसे पहले नए तथ्य की खोज करना। जो शोधार्थी होता है उसको नया डाटा, नया तथ्य को खोजना पड़ता है। दूसरा, प्रासंगिक तथ्यों का संकलन। जो तथ्य जो प्रासंगिक है, जो नया है, उसका संकलन शोधार्थी को करना चाहिए। तीसरा, विज्ञान को आधार मानकर शोधार्थी को कार्य करना चाहिए। चौथा, संकलित सामग्री का उसको विश्लेषण करना चाहिए या अवलोकन करना चाहिए। उसके पश्चात पांचवा जो है निष्कर्ष की प्राप्ति उसको हो जाता है। इस प्रकार से शोध के उद्देश्य हमारे सामने प्रकट होता है। इसके पश्चात है शोध की विशेषताएं। जो शोधकर्ता होता है, जिसका श्रेष्ठ शोध होता है, उसके लिए कुछ विशेषताओं का उल्लेख होना आवश्यक है। पहला तो है, जो शोध कर रहा व्यक्ति होता है उसको वस्तुनिष्ठ आधार पर, छोटे आधार पर शोध की प्रक्रिया पूर्ण करना चाहिए। दूसरा, शोध में क्रमबद्धता होनी चाहिए, अर्थात लय के आधार पर या तर्क संगत आधार पर उसको काम करना चाहिए। तीसरा होता है तार्किक। तार्किक मतलब कि तर्क को आधार मानकर, विज्ञान को आधार मान करके, चूंकि विज्ञान में फैक्ट चीज़ों का समावेश करना होता है, इसलिए तर्क के आधार पर जो शोधार्थी है उसको कार्य करना पड़ता है। चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज के युग में प्रायः सभी विज्ञानों में वैज्ञानिक युग का प्रारंभ हो गया है, इसलिए शोधार्थी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी ध्यान रखना पड़ता है। पांचवा होता है यथार्थता, अर्थात जो एक्चुअल स्थिति है उसको ध्यान में रखकर शोधार्थी को कार्य करना चाहिए। छठवां होता है निष्पक्षता, अर्थात शोधार्थी जो होता है उसको निष्पक्ष तरीके से काम करना होता है, तभी हमारा जो रिजल्ट होता है वह सही हो सकता है। और सातवां होता है विश्वसनीयता, अर्थात जो शोधार्थी होता है उसको ऐसा कार्य करना चाहिए कि उसके कार्य को विश्वसनीय आधार पर उसको प्रदर्शित करना अनिवार्य होता है। और आठवां होता है प्रामाणिकता, अर्थात जो शोध कर रहा है वह प्रामाणिक होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए। और नौवां है समय अवधि का उल्लेख। एक निश्चित समय, एक निश्चित टाइम बाउंड के आधार पर जो शोधार्थी होता है उसको काम करना चाहिए। और लास्ट जो होता है संदर्भ ग्रंथों की सूची, अर्थात जो शोधार्थी होता है उसको एक निश्चित संदर्भ ग्रंथ होती है, उस संदर्भ ग्रंथ को आधार मान करके उसको कार्य करना होता है। इसके पश्चात जो शोधार्थी होता है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि वह सामग्री का संकलन कैसा करे। तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, पुस्तकालय के माध्यम से सामग्री को कलेक्ट करना चाहिए। दूसरा, जो फुट नोट होता है उस फुट नोट के आधार पर भी उसको काम करना होता है। तीसरा, जो हस्तलेखा, जो हस्तलिखित जो बातें होती है उन बातों को संकलन करना चाहिए। चौथा, प्रश्नावली के आधार पर उसको सामग्री कलेक्ट करना चाहिए। पांचवा, साक्षात्कार, अर्थात किसी विषय पर यदि जरूरत पड़ती है कि व्यक्तियों से साक्षात्कार लेने का, तो उस समय शोधार्थी होता है उसको साक्षात्कार के माध्यम से कार्य भी करना पड़ता है। छठवां होता है सामग्री का वर्गीकरण, अर्थात जो कलेक्शन किया गया सामग्री होता है उस सामग्री का वह वर्गीकरण करेगा, परीक्षण करेगा, उसके पश्चात ही वह
शोध कार्य को आगे दिशा दे सकता है। सातवां होता है सारणीकरण, अर्थात जो शोधार्थी होता है, जो प्राप्त समूह होता है, डाटा होता है, उसका सारणीकरण बनाता है। और नेक्स्ट होता है आठवां, आजकल कंप्यूटर का भी उपयोग किया जाने लगा है शोध में, तो कंप्यूटर के जो प्रयोग है उसको भी अनिवार्य रूप से शोधार्थी है उसको देखना चाहिए। नौवां होता है अवलोकन विधि, अर्थात अवलोकन विधि के आधार पर हम अपने कार्य को अवलोकन कर सकते हैं। और 10वां होता है सैंपलिंग या निदर्शन के आधार पर भी हम अपनी जो शोध है उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्र में किस प्रकार से विज्ञान का प्रयोग होने लगा है। चूँकि राजनीति विज्ञान भी अन्य विज्ञानों की तरह है, उसको भी विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। अरस्तु से लेकर आज तक जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों का उपयोग राजनीति शास्त्र में किया जाने लगा है, चाहे पद्धति के रूप में हो या किसी मेथड के रूप में हो। हम राजनीति शास्त्र में भी अन्य सामाजिक विज्ञानों के, पदार्थ विज्ञानों की तरह हम समाज विज्ञान की जो बात है उसको ले सकते हैं। अब यह देखते हैं कि हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में लेते हैं या शोध की श्रेणी में लेते हैं, शोध करते हैं, तो उस समय राजनीति विज्ञान में या शोधकर्ता को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला है माप की समस्या, अर्थात हमारे पास कोई निश्चित माप नहीं है। दूसरा पूर्वाग्रह की समस्या जो है वह भी शामिल रहती है। तीसरा सामाजिक जीवन की जटिलता, अर्थात मनुष्य का जो जीवन है वह जटिल होता है, पल पल में उसकी मति, उसका आवश्यकता बदलते रहता है। और चौथा होता है प्रयोग में असमर्थता, अर्थात जिस प्रकार से पदार्थ विज्ञानों में प्रयोग होता है, परीक्षण होता है, पर्यवेक्षण होता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में किसी प्रकार का न तो प्रयोगशाला होता है न परीक्षण होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें भविष्यवाणी करने की भी क्षमता का अभाव होता है। राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती जिस प्रकार से पदार्थ विज्ञानों में भविष्यवाणी की जाती है। कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, ये सब पहले से ही निर्धारित हो जाती है, भविष्यवाणी हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे राजनीति विज्ञान में यदि कोई राजनीति विज्ञान में कई प्रकार की समस्याएं आती है। इसके बाद है सामाजिक शोध के सोपान। यदि हम देखेंगे सामाजिक शोध में जो प्रकृति है वह है वैज्ञानिक प्रकृति का, अर्थात जिस प्रकार से अन्य सामाजिक विज्ञानों में या पदार्थ विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से हमारे राजनीति विज्ञान में भी जो सामाजिक वैज्ञानिक पद्धति है उसका भी प्रयोग किया जाने लगा है। इस संबंध में अगस्ट काम्टे महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें किन किन बातों का वर्णन होता है। तो पहला, जो शोधार्थी होता है उसको विषय का चुनाव करना पड़ता है, तथ्यों का संकलन करना पड़ता है, तथ्यों का वर्गीकरण करना पड़ता है, तथ्यों का परीक्षण करना पड़ता है और नियमों का प्रतिपादन करना पड़ता है। इस प्रकार से अगस्ट काम्टे महोदय कहते हैं कि शोध प्रक्रिया में इन पद्धतियों का हमको उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से और हम देखते हैं कि शोध प्रक्रिया चयन करते समय जो शोधकर्ता होता है उसको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पहला जो है विषय का चुनाव, विषय या समस्या का चुनाव। शोधकर्ता जो होता है उसे विषय का चुनाव करते समय यह देखना चाहिए कि ऐसा विषय लिया जाना चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो सके, जो हमको आसपास के वातावरण में मिल जाए, आसानी से वस्तु की प्राप्ति हो सके। दूसरा,
संबंधित साहित्य का अध्ययन। यदि शोधकर्ता जो है वह यह देखता है कि जो वह शोध कर रहा है वह उसका विषय क्या है, उसमें क्या बातें दिक्कत आएगी, उसमें वह जो है विभिन्न प्रकार की लेख, पत्र, पुस्तकें, प्रतिवेदन, विषय से संबंधित और जो अन्य मैटर है जैसे शोध ग्रंथ है, इन बातों का उसको पहले से ही देख लेना है कि यदि हमें समय रहते यदि इसका हमको सामग्री मिल जाता है तो और अच्छी बात है। तीसरा है इकाइयों का अध्ययन। जब शोधार्थी जो होता है वह अध्ययन की इकाइयों को उद्देश्य मान करके वह एक रूपता के आधार पर वह कार्य करता है, अर्थात जो इकाई चुनता है उसमें इकाई में उसको एक रूपता दिखाई देनी आवश्यक है। चौथा है प्राकलन का निर्माण या हाइपोथिकेशन। प्राकलन के आधार पर जो वास्तविक तथ्य होता है उसकी पुष्टि हो जाती है। इस प्रकार से जो शोधकर्ता होता है उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। और पांचवा होता है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण स्पष्ट रूप से कर लेना चाहिए ताकि जो डाटा होता है, जो तथ्य होता है वह वस्तुनिष्ठ ढंग से संकलन किया जा सके, उसको इकट्ठा किया जा सके। और छठवां होता है सूचना दाताओं का चुनाव। जो सभी का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों का चयन करना चाहिए, अर्थात ऑल इन वन में केवल एक का हमको चुनाव करना है। तो यह देखेंगे कि वह सैंपलिंग के आधार पर उसको हम व्यवस्थित करेंगे। सैंपलिंग मेथड का प्रयोग करके हमको अपनी जो शोध प्रक्रिया है उस शोध प्रक्रिया को परिपूर्ण करना चाहिए। सातवां होता है सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों का निर्धारण। हम अपना शोध का काम कर रहे हैं तो हमको यह देखना है कि सूचना कहाँ से आएगा, कैसे प्राप्त होगा। इस तरह से जो शोधकर्ता होता है उसको शोध प्रक्रिया के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए। दो प्रकार के स्रोत होते हैं, पहला होता है प्राथमिक स्रोत और दूसरा होता है द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत का अर्थ होता है कि स्वयं के द्वारा या प्रथम बार में ही उसको कुछ मैटर मिल जाता है, उसके बाद उसको आधार मान करके वह कार्य संपादित करता है। दूसरा होता है द्वितीयक स्रोत, जो दूसरों के द्वारा प्राप्त होता है, दूसरों की मदद के द्वारा प्राप्त होता है, उसको द्वितीयक स्रोत कहते हैं। जैसे शोध ग्रंथ है, पत्र पत्रिकाएं हैं, प्रश्नावली है, अनुसूची है, जनगणना रिपोर्ट है, इन सभी का प्रयोग हमको करना चाहिए। चौथा है उपकरणों का पूर्व परीक्षण। यदि हम अध्ययन के लिए जो भी पद्धति या जो भी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का सबसे पहले ही हमको जांच कर लेना चाहिए कि वह उपयोगी है या नहीं। नौवां होता है तथ्यों का अवलोकन और संकलन। जो अध्ययन करता होता है उसको पूर्ण रूप से सबसे पहले अध्ययन की जो सामग्री है उस सामग्री का अवलोकन कर लेना चाहिए और संग्रहण करने के पश्चात ही उसको कोई भी काम करना चाहिए। 10वां होता है तथ्यों का संपादन, संकेतन और वर्गीकरण एवं सारणीयन। जो शोध करता होता है उसको सबसे पहले तथ्यों को संपादित करना होता है, इसको बोलते हैं संपादन। दूसरा होता है संकेतन। जो अनावश्यक वस्तु होता है उस अनावश्यक वस्तु को निकाल करके जो शेष जो वस्तु होती है, शेष सूचना होती है, उसको क्रमबद्ध रूप से जमा लिया जाता है, इसको बोलते हैं संकेतन। और तीसरा होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है तथ्यों को विभिन्न वर्गों के विभाजन उद्देश्यों के अनुसार कर लेना आवश्यक है। और चौथा होता है तथ्यों का संख्यात्मक रूप में सारणी के रूप में बनाना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शोधकर्ता होता है उसको इस प्रकार की समस्या झेलना पड़ता है। 11वां होता है तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन। विभिन्न टेक्नोलॉजी के आधार पर जो शोधकर्ता होता है उसको तथ्यों को विश्लेषण कर लेना चाहिए और
विश्लेषण करने के पश्चात उसका विवेचन कर लेना चाहिए। उसके पश्चात फिर उसको शोध का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। और लास्ट होता है सामान्यीकरण या नियमों का प्रतिपादन। अंतिम रूप से जो शोधकर्ता होता है उसको प्रतिवेदन बनाना होता है और उस प्रतिवेदन के आधार पर वह यह निर्णय करता है कि शोध की प्रक्रिया में किन परिस्थितियों का उसको सामना करना पड़ सकता है, किन चीज़ों का उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। इस प्रकार से जो शोधकर्ता होता है वह अपनी शोध को आसानी से कंप्लीट कर सकता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में सामग्री संसाधन किस प्रकार से हमको जुटाना है। जिस प्रकार से समाज विज्ञान होती हैं उनमें नवीन पद्धतियां पाई जाती है, नवीन कार्य दिए जाते हैं और उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होती है, ढांचा तैयार होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे राजनीति विज्ञान में भी इस प्रकार से सामग्री का संसाधन हम कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है संकेतीकरण। संकेतीकरण का अर्थ होता है संकेत के आधार पर कार्य करना। हम प्रतिदिन जीवन में अनेक प्रकार के संकेतों का उपयोग करते हैं जिससे हमारा जो कार्य होता है वह आसानी से होता है। जैसे हम सड़क में जा रहे हैं तो सड़क के किनारे विभिन्न प्रकार के संकेत लगे होते हैं और उस संकेतों के आधार पर हमको किधर मुड़ना है, कैसा चलना है, ये सारी जानकारी हमको मिलती है। इस प्रकार से संकेतों का प्रयोग करके हम किसी भी सूचना या किसी भी डाटा को एक ही नज़र में स्पष्ट कर सकते हैं और इस प्रकार से हमारा जो सामाजिक अनुसंधान है वह संकेतों को भी महत्व देता है, जिसके अभाव में हमारा अनुसंधान जो होता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। संकेतीकरण में हमको तथ्यों को या संकेतों को परिवर्तित करने का भी कार्य हमको करना चाहिए। अर्थात संकेतीकरण में वर्गों को संगठित करके जो प्रत्येक मद होती है उस प्रत्येक मद में उसको व्यवस्थित कर लेना चाहिए, फिर उसको दूसरा कार्य करना चाहिए।